हेलो एवरीवन। हम परफॉर्मेंस ऑडिट पढ़ रहे थे। आज इसी का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ऑडिट एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली ये कॉमन टॉपिक है, तीनों टाइप के ऑडिट्स में ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे फाइनेंशियल ऑडिट हो, कंप्लायंस ऑडिट हो या परफॉर्मेंस ऑडिट हो। तीनों ऑडिट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि तीनों मैनुअल्स में से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑडिट एविडेंस के वो इस वीडियो में इंक्लूड कर दूं, तो आपका तीनों का ये टॉपिक कवर हो जाएगा, चाहे फाइनेंशियल ऑडिट में, चाहे कंप्लायंस ऑडिट में, चाहे परफॉर्मेंस ऑडिट में। तो आपका ये ऑडिट एविडेंस का टॉपिक यहीं पे मैं कवर करवा दूंगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए ऑडिट एविडेंस होता क्या है, किस किस टाइप का होता है और किन सोर्सेज से हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस होता क्या है? इट इज़ द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर फॉर अराइविंग एट द ऑडिट कंक्लूजन्स। ऑडिट कंक्लूजन्स तक पहुंचने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर यूज़ करता है उसे बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है, ठीक है। अब ऑडिट करने के बाद वो एक कंक्लूजन देगा कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, या वो बोल सकता है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। तो वो ये जो कंक्लूजन दे रहा है वो किसी बेसिस पे देगा ना, किसी फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे देगा। ऐसे ही हवा में तो नहीं बोल देगा कि हाँ इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं या इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। नहीं, वो किसी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ही तो ये बोलेगा, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ इस कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसी को हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। यानी कि जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऑडिट कंक्लूजन्स दिए जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। एक और एग्जांपल लेती हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ। मैं बोलती हूँ जो पर्सन ए है ये गलत है। कैसे, आप कैसे मान लोगे कि गलत है? मेरे को कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे ना इसके अगेंस्ट, मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसके अगेंस्ट, हाँ, जिससे आपको भी लगे कि हाँ ये गलत है। ऐसे ही मैंने बोला कि पर्सन ए गलत है तो आप मान जाओगे? नहीं मानेंगे। ऐसे रियल हम प्रैक्टिकली भी अपनी डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आपको कोई थर्ड पर्सन किसी सेकंड पर्सन के बारे में बोले कि वो गलत है, आप ऐसे ही मान जाओगे? नहीं। जब तक वो आपको प्रूफ ना दे, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे उसके अगेंस्ट, तब तक हम नहीं मानते। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसी को हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस, जिसके बेसिस पे ऑडिट कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑडिटर को अगर अपना कंक्लूजन देना है तो उसे ये इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है, बेस्ट से बेस्ट ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, ताकि वो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सके, ताकि उसके बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन फॉर्म कर सके। तो ये होता है ऑडिट एविडेंस, जो आपको पता होना चाहिए। जो एविडेंस होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए, सफिशिएंट भी एंड अप्रोप्रिएट भी। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखनी है। किसी भी एविडेंस को हम कंप्लीट एविडेंस तभी कहेंगे जब वो ये दोनों होगा, सफिशिएंट भी एंड अप्रोप्रिएट भी। इसीलिए हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया है और नहीं यूज़ किया। तो जो एविडेंस है वो दोनों होना चाहिए, सफिशिएंट भी एंड अप्रोप्रिएट भी, तभी उस एविडेंस को हम कंप्लीट एविडेंस मानेंगे। अगर कोई एविडेंस सफिशिएंट तो है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो इनकम्प्लीट एविडेंस माना जाएगा। ऐसे ही अगर वो सफिशिएंट नहीं है लेकिन अप्रोप्रिएट है तब भी उसे इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसलिए एविडेंस जो होना चाहिए वो दोनों होना चाहिए, सफिशिएंट भी एंड अप्रोप्रिएट, तभी उसे हम कंप्लीट एविडेंस मानेंगे। जो ये दो टर्म्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? जो सफिशिएंट टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी ऑफ द एविडेंस, एंड जो अप्रोप्रिएट टर्म है वो रिप्रेजेंट करती है क्वालिटी ऑफ द एविडेंस। क्वांटिटी मतलब पर्याप्त मात्रा में और क्वालिटी मतलब सही है। तो ये जो दो टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों होना चाहिए एविडेंस, तभी वो कंप्लीट एविडेंस होगा। अगर एविडेंस पर्याप्त मात्रा में होगा और सही होगा तभी तो उसे हम कंप्लीट एविडेंस कहेंगे। तो आपको याद रखना है इन दोनों टर्म्स को और इनका मतलब भी। जो सफिशिएंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्वांटिटी ऑफ द एविडेंस, और जो अप्रोप्रिएट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्वालिटी ऑफ द एविडेंस। अब फर्दर इन्हें देख लेते हैं। जो सफिशिएंट है टर्म, उसके अंदर आता है कि वो एविडेंस रीजनेबल है।
ऐसी जो एप्रोप्रिएट टर्म है उसमें क्या क्या फीचर्स इंक्लूडेड हैं कि वो कॉम्पिटेंट होगा एंड रेलिवेंट होगा। और जो कॉम्पिटेंट एविडेंस होता है उसे कैसे कहते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है, अगर वो वैलिड एंड रिलायबल होगा। तो ये जो चार्ट है ना, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एविडेंस है ना, एविडेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आप इस चार्ट से बता सकते हो। जो एविडेंस होना चाहिए वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी उसे कंप्लीट एविडेंस कहा जाएगा। अब जो सफिशिएंट टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्वांटिटी ऑफ द एविडेंस, एंड अप्रोप्रिएट टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, क्वालिटी ऑफ द एविडेंस। जो अप्रोप्रिएट टर्म है उसके अंडर क्या क्या आता है कि जो एविडेंस अप्रोप्रिएट है वो कैसे माना जाएगा कि वो अप्रोप्रिएट है, अगर वो कॉम्पिटेंट होगा एंड रेलिवेंट होगा। कॉम्पिटेंट एविडेंस कौन सा एविडेंस होता है, जो वैलिड एंड रिलायबल हो। ठीक है, तो वैलिड और रिलायबल टर्म से बना कॉम्पिटेंट वर्ड, और कॉम्पिटेंट एंड रेलिवेंट वर्ड से बना अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये आपको पूरा याद रखना है। ऐसे ही जो सफिशिएंट वर्ड है उसके लिए कौन सा वर्ड है, रीजनेबल वर्ड भी। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है, आपको याद रखनी है। जब हम ऑडिट एविडेंस के फीचर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 फीचर आते हैं। एक तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए एविडेंस, रेलेवेंट होना चाहिए एंड रीजनेबल होना चाहिए। वही चीज़ है, देखो कॉम्पिटेंट एंड रेलेवेंट से क्या बनता है, अप्रोप्रिएट, एंड रीजनेबल से क्या बनता है, सफिशिएंट। तो जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी में ये दो जो टर्म्स हमें चाहिए थी एविडेंस में। एविडेंस कंप्लीट एविडेंस तभी माना जाता है अगर वो अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट होगा। और यहाँ पे जो CRR टर्म यूज़ की जाती है, CRR एक शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है एविडेंस का कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें भी ये इंक्लूडेड हो रहा है। जो एविडेंस है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट, रेलेवेंट एंड रीजनेबल। ठीक है ना, तो इससे भी पता ही लग गया हमें जो कॉम्पिटेंट एंड रेलेवेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंस, एंड रीजनेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सफिशिएंसी ऑफ द एविडेंस। तो ये तीनों टर्म्स भी हम यूज़ करते हैं कई बार, और कई बार हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, कुछ बुक्स में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट लिखा जाता है और कई जगह लिखा जाता है कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन CRR एविडेंस, यानी कि कॉम्पिटेंट, रेलेवेंट एंड रीजनेबल। ये टर्म सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन टर्म्स को डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म है सफिशिएंसी। सफिशिएंसी क्या रिप्रेजेंट करती है, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। So it is the measure of the quantity of evidence. Evidence is sufficient if the test is carried out on a reasonable representative of the population, the sample being selected objectively. यहाँ पे reasonable term यूज़ की गई है, वही मैंने बताया था। जो reasonable evidence होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, sufficiency के लिए। ऐसे ही एक और टर्म है, कुछ बुक्स में यूज़ की गई है, इकोनॉमिकल। कहीं कहीं लिखा जाता है इकोनॉमिकल एविडेंस, तो मतलब वो क्या है, रीजनेबल एविडेंस है। कुछ बुक्स में उसे रीजनेबल एविडेंस बोला गया है, कईयों में इकोनॉमिकल एविडेंस। तो कंफ्यूज मत होना, जो इकोनॉमिकल एविडेंस है वो भी क्या है, सफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिकल एविडेंस या रीजनेबल एविडेंस मतलब दोनों किससे रिलेटेड है, सफिशिएंसी से। नेक्स्ट टर्म इज एप्रोप्रिएटनेस। एप्रोप्रिएटनेस क्या रिप्रेजेंट करती है, क्वालिटी ऑफ एविडेंस। सो इट इज़ द मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एविडेंस, that is its relevance, its validity and its reliability in providing support for the auditor's conclusion. क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एविडेंस रेलेवेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए एंड रिलायबल। अगर ये 3 क्वालिटीज़ होती है किसी एविडेंस में, तभी उस एविडेंस को हम अप्रोप्रिएट एविडेंस बोलते हैं। और हमें पता है हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए होता है। तो अप्रोप्रिएट एविडेंस के लिए क्या क्वालिटीज़ होती हैं, 3 क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि जो एविडेंस रेलेवेंट होगा, वैलिड होगा एंड रिलायबल होगा, उस एविडेंस को हम अप्रोप्रिएट एविडेंस मानेंगे। तो ये आपको याद रखनी है। अप्रोप्रिएटनेस के लिए 3 क्वालिटीज़ बताई गई हैं, रेलेवेंस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, तभी उस एविडेंस को हम अप्रोप्रिएट एविडेंस मानेंगे। इन क्वालिटीज़ को डिटेल में समझते हैं। जो हमने 3 क्वालिटीज़ की बात की है, रेलेवेंस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इनका मतलब क्या है। जो फर्स्ट क्वालिटी है वो है रेलेवेंस। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द एविडेंस हैज़ अ लॉजिकल रिलेशनशिप विद एंड इम्पोर्टेंस टू द इशू बीइंग एड्रेस्ड। किसी एविडेंस को हम रेलेवेंट कब कहेंगे,
अगर वो उस इशू से रिलेटेड होगा, जिस इशू को एड्रेस किया जा रहा है, जिस इशू की हम बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर हमें एविडेंस मिलेगा तो उस एविडेंस को हम रेलेवेंट एविडेंस कहेंगे। नेक्स्ट इज एविडेंस इज कॉम्पिटेंट व्हेन इट इज़ वैलिड एंड रिलायबल। अगर जो बाकी की दो क्वालिटीज़ हैं किसी एविडेंस में, कोई एविडेंस वैलिड भी है रिलायबल भी है, तो उस एविडेंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेंट। यानी कि जब एविडेंस में दो क्वालिटीज़ हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, तब उस एविडेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट। लेकिन एविडेंस में अगर तीनों क्वालिटीज़ हैं, वो रिलायबल भी है, वैलिड भी है, रेलेवेंट भी है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएट। लेकिन अगर एविडेंस वैलिड है एंड रिलायबल है लेकिन रेलेवेंट नहीं है, तब उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटेंट। तो ये कुछ टर्म्स हैं, एमसीक्यूज इनके बेसिस पे पूछा जाता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आपको ये याद रखना है। एविडेंस को कॉम्पिटेंट तब कहेंगे जब उसमें दो क्वालिटीज़ हैं, वो वैलिड होना चाहिए एंड रिलायबल होना चाहिए। और एविडेंस को एप्रोप्रिएट तब कहेंगे जब उसमें तीनों क्वालिटीज़ होंगी, वो रेलेवेंट भी होगा, वैलिड भी होगा एंड रिलायबल भी होगा। इन क्वालिटीज़ का भी मतलब समझ लेते हैं। वैलिडिटी। वैलिडिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट to which the evidence is a meaningful or reasonable basis for measuring what is being evaluated. In other words, validity refers to the extent to which the evidence represents what it is purported to represent. Evidence को valid तब कहा जाता है अगर वो वही represent करता है जो उससे expected होता है। मतलब जो उससे expected है कि वो ये represent करेगा, अगर वो वही represent करता है तो उस evidence को हम valid evidence कहते हैं। Next quality is reliability. Reliability refers to the extent to which the evidence is consistent when measured or tested and includes the concepts of being verifiable or supported. किसी भी एविडेंस को रिलायबल तब माना जाता है अगर वो कंसिस्टेंट हो। अगर हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं और हमें सेम एविडेंस मिल रहा है, तो यानी कि वो एविडेंस क्या है? कंसिस्टेंट है, यानी कि वो एविडेंस क्या है? रिलायबल है। और किसी एविडेंस को हम रिलायबल तब कहते हैं अगर उसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसे वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हम चेक करके अपने एविडेंस को वेरीफाई कर सके, तो ऐसे एविडेंस को हम रिलायबल एविडेंस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो एविडेंस है वो रिलायबल तब होगा अगर उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो रिलायबिलिटी होती है एविडेंस की, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स, बाय इट्स नेचर एंड द मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन इट। जो एविडेंस की रिलायबिलिटी है वो 3 फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है। कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं? सोर्स ऑफ एविडेंस, नेचर ऑफ एविडेंस एंड द मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन इट। तो ये आपको याद रखना है। जो रिलायबिलिटी है एविडेंस की, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स, इट्स नेचर एंड मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन इट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलायबिलिटी से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होता है, कौन सा एविडेंस लेस रिलायबल होता है, और इससे एमसीक्यूज़ बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे कवर कर लेना, स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट। एविडेंस इज़ मोर रिलायबल व्हेन इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेज एक्सटर्नल टू द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी वो पार्टी होती है जिसका ऑडिट हो रहा है। तो जो एविडेंस हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है, ऐसे सोर्सेज जिनका लेना देना नहीं है कुछ भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी से, अगर उनसे हमें कोई एविडेंस ऑब्टेन हुआ है तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा एज़ कम्पेयर टू वो एविडेंस जो हमें रिस्पॉन्सिबल पार्टी खुद प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, एविडेंस कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा? जो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलेगा। नेक्स्ट इज एविडेंस इज़ मोर रिलायबल व्हेन इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो एविडेंस हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है एज़ कम्पेयर टू वो एविडेंस जो हमें सिंगल सोर्स से मिलता है। ये हमारी डेली लाइफ में भी होता है। जैसे जो कोई बात एक सिंगल पर्सन कहता है उस पर हम कम रिलाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो बात जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, जो ज़्यादा लोग बात कहते हैं हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल पर्सन की बात पे। तो वही यहाँ पे है, वो एविडेंस ज़्यादा रिलायबल माना जाता है जो हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है एज़ कम्पेयर टू वो एविडेंस जो हमें सिंगल सोर्स से मिला है। नेक्स्ट इज एविडेंस इज़ मोर रिलायबल व्हेन द रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव।
अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफ़ेक्टिव होगा, अच्छा होगा, तो जो एविडेंसेस हमें मिलेंगे वो ज़्यादा रिलायबल होंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर इज़ मोर रिलायबल। कई बार क्या होता है, ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कुछ एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं, ऐसे एविडेंसेस को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है जो ऑडिटर डायरेक्टली खुद ऑब्टेन करता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। एविडेंस इज़ मोर रिलायबल when it exists in documentary form, whether paper, electronic or other media। जो एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होंगे, रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे भी, मतलब जो डॉक्यूमेंटेड होंगे, उन एविडेंसेस को ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोटोकॉपीज़ आर लेस रिलायबल दैन ओरिजिनल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोकॉपीज़ को ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता, लेस रिलायबल माना जाता है। ओरिजिनल कॉपी को रिलायबल एविडेंस माना जाता है, फोटोकॉपी को लेस रिलायबल एविडेंस माना जाता है। अगर फ़ोटोकॉपी हमें एविडेंस में मिली है तो उस फोटोकॉपी को हमें सर्टिफाई करवाना पड़ता है और उसका सोर्स भी उस पर नोट करना होता है। ये याद रखना, फ़ोटोकॉपीज़ जो होती है वो लेस रिलायबल एविडेंस होता है। अगर फ़ोटोकॉपीज़ ही मिली है एविडेंस में तो वो सर्टिफाइड होनी चाहिए और उस पर उसका सोर्स भी नोट डाउन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओरल एविडेंस विच इज़ कोरोबरेटेड इन राइटिंग इज़ मोर रिलायबल दैन ओरल एविडेंस एलोन। जो ओरल एविडेंस होता है, जो वर्बल एविडेंस होता है, वो लेस रिलायबल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आपको ही पता है बोली बुलाई बात पे हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं ट्रस्ट कर सकते ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो ओरल एविडेंस होता है वो लेस रिलायबल होता है। लेकिन अगर हम ओरल एविडेंस को कोरोबरेट करवा दें इन राइटिंग, उसको रिटन फॉर्म में ले लें, तब उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट इज़ विजुअल एविडेंस इज़ हाईली रिलायबल फॉर कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स बट नॉट देयर ओनरशिप और वैल्यू। जो विजुअल एविडेंस होते हैं वो सिर्फ एग्जिस्टेंस को कंफर्म करते हैं किसी एसेट्स की, लेकिन उनकी ओनरशिप या वैल्यू का हमें नहीं बताते। तो ये याद रखना, जो विजुअल एविडेंसेस हैं वो किस लिए रिलायबल होते हैं, सिर्फ कंफर्म करने के लिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स, नॉट देयर ओनरशिप, नॉट देयर वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जो ऑडिट एविडेंस होता है वो परसुएसिव होता है नेचर में, रादर दैन कंक्लूसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो ऑडिट एविडेंसेस होते हैं वो परसुएसिव होते हैं रादर दैन कंक्लूसिव। इसीलिए हमें डिफरेंट सोर्सेज से इन्हें ऑब्टेन करना पड़ता है ताकि हम प्रॉपर कंक्लूजन दे पाएँ। जो सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस हमने पढ़ी थी कि जो ऑडिट एविडेंस होना चाहिए वो सफिशिएंट भी होना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। ये जो दोनों टर्म्स हैं, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, ये क्या है, इंटर रिलेटेड होती हैं। मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई एविडेंस सफिशिएंट तो है लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो कंप्लीट एविडेंस नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, वो ऑडिट एविडेंस है ही नहीं। अगर ऐसे ही कोई एविडेंस अप्रोप्रिएट तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, तब भी वो इनकम्प्लीट एविडेंस माना जाएगा, कंप्लीट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस नीडेड इज अफेक्टेड बाय द रिस्क ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन बीइंग नॉन कंप्लायंट और प्रोन टू कंप्लायंस डेविएशन। जो क्वांटिटी है, यानी कि जो एविडेंस की हमें क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी किससे हम मेजर करते हैं, सफिशिएंसी से। जो क्वांटिटी है कि कितना हमें एविडेंस चाहिए होगा वो किस पे डिपेंड करता है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हमें क्या चाहिए होगा, एविडेंस ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये याद रखना, हायर द रिस्क द मोर एविडेंस इज़ लाइकली टू बी रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हमें एविडेंस चाहिए होगा। ऐसी जो क्वांटिटी है वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। जो क्वांटिटी है एविडेंस की वो किससे अफेक्ट होती है, दो फैक्टर से, कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है एंड बाय द क्वालिटी ऑफ द एविडेंस। अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, मतलब हायर क्वालिटी का हमें एविडेंस मिल गया है, तो हमें लेस क्वांटिटी में एविडेंस रिक्वायर्ड होगा। तो ये याद रखना, द हायर द क्वालिटी द लेस मे बी रिक्वायर्ड। लेकिन ये ध्यान रखना, ऑब्टेनिंग मोर एविडेंस हाउ एवर मे नॉट कंपेंसेट फॉर इट्स पुअर क्वालिटी,
कि हम ज़्यादा एविडेंस हमने ऑब्टेन कर लिया तो हम सोचें कि लेस क्वालिटी का एविडेंस चल जाएगा, चाहे क्वालिटी उसकी है नहीं लेकिन हमने बहुत सारा एविडेंस इकट्ठा कर लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी होनी चाहिए, अगर क्वालिटी हाई होगी तो लेस में बी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एविडेंस। कौन से फैक्टर्स हैं जो एविडेंस को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर इज सैंपल सेलेक्टेड आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव। जो हमने सैंपल सेलेक्ट किए थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे ही नहीं, तो हमें जो एविडेंस मिलेंगे वो कैसा मिलेगा? इनसफिशिएंट। तो ये याद रखना, अगर ऐसे सैंपल सेलेक्ट किए जाएं जो रिप्रेजेंटेटिव थे ही नहीं तो हमें इनसफिशिएंट एविडेंस मिलता है, यानी कि सफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है एविडेंस की। नेक्स्ट फैक्टर इज एविडेंस कलेक्टेड रिलेटेड टू एन आइसोलेटेड अकरेंस। किसी आइसोलेटेड अकरेंस से रिलेटेड एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिया तो भी क्या हो रहा है? वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगा, इनसफिशिएंट होगा। नेक्स्ट इज एविडेंस इज इनकम्प्लीट एंड डज नॉट इस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर एविडेंस इनकम्प्लीट है और वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना ही नहीं पा रहा तो कौन सा फैक्ट क्या हो रहा है? यानी कि वो सफिशिएंट भी नहीं है ना ही रेलेवेंट है। तो ये याद रखना, दोनों चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, उसकी सफिशिएंसी भी एंड रेलेवेंसी भी, यानी कि वो एविडेंस रेलेवेंट भी नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि एविडेंस का क्या अफेक्ट होगा। अगर एविडेंस इनकम्प्लीट है और ना ही कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पा रहा है, यानी कि वो रेलेवेंट है ही नहीं, ना ही वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज एविडेंस इज कन्फ्लिक्टिंग। अगर एविडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग है तो यानी कि वो इनकम्पिटेंट है, उसमें यानी कि वो क्या है? ना ही वैलिड है ना ही रिलायबल है, उसमें जो कॉम्पिटेंसी है वो वीक है, इनकम्पिटेंट है। नेक्स्ट इज एविडेंस इज बायस्ड। अगर एविडेंस बायस्ड है तो इसका मतलब क्या है? वो एविडेंस इनकम्पिटेंट है, यानी कि उसकी क्या इफेक्ट हो रही है? कॉम्पिटेंसी, यानी कि वो वैलिड भी नहीं है ना ही रिलायबल है। तो ये आप याद रखना। आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, और एविडेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस का आपको पता लग जाए, और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।